ततोऽहं शङ्करेणाथ प्रेरितोऽन्तर्गतेन हि द्विधा कृत्वात्मनो देहं द्विरूपाश्च भवं मुने। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। बुद्ध से संबंधित तो नहीं, पर निसंदेह एक बड़ा ही गूढ़ और रहस्यमयी विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। और कार्यक्रम कैसा लगा, इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए, हमारा परिवार और ज्यादा कैसे बढ़े, हमारी संख्या कैसे ज्यादा हो, शास्त्र को सुनने वालों की संख्या कैसे ज्यादा हो, और इस कार्यक्रम में और कैसे क्या बदलाव करने चाहिए, ये भी आप सुझाव देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ कुंडली अध्ययन देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कुंडली अध्ययन कैसे किया जाता है, तो मेरा दूसरा चैनल है कुंडली विश्लेषण विथ नकुल पाराशर। रविवार में मैं राशि का फल लेके आता हूं या फिर गोचर से संबंधित कार्यक्रम लेकर आता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का विषय, जो केंद्र और त्रिकोण से संबंधित है। इस कार्यक्रम में आपको यह समझ में आएगा कि किस भी तरीके से अगर कोई केंद्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध में बैठा है या युति में बैठे हैं, लेकिन अगर उनके साथ किसी भी अन्य ग्रह की युति होती है, मतलब तीसरा ग्रह भी उनके साथ बैठ जाता है, और अगर वो तीसरा बैठा हुआ ग्रह किसी भी अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तो उन दोनों ग्रहों को भी वो निगेटिवली प्रभावित करता है, जो वो दोनों अच्छे ग्रह होने के बावजूद अपना परिणाम नहीं दे पाते। मतलब इसको समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। उदाहरण मैंने मेष लग्न की कुंडली का बनाया है, आप अपनी कुंडली पे ये आजमा करके देखिएगा। पर ये सार्वभौमिक सूत्र है, सभी कुंडलियों पे समान तरीके से लागू होगा। मेष लग्न की कुंडली में मान लीजिए मंगल हैं जो यहां बैठे हैं, उदाहरण, और धनु राशि बनी है नवम भाव में, इनके भी स्वामी जन्म कुंडली में गुरु यहीं बैठ गए, दोनों ग्रह एक साथ बैठ गए। जब तक ये यहां दोनों एक साथ बैठे हैं तब तक ये कुंडली में राजयोगों के जैसा परिणाम करेंगे। इसमें कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। ये अब बात आप भी जानते हैं कि भाई लग्न के संबंध की स्थिति नवम भाव के संबंध से हो गई, मतलब लग्नेश और नवमेश दोनों एक साथ। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इन्हें यहां बिठाया है, आप इनको कहीं भी बिठा दीजिए, मतलब किसी भी भाव में आप इन्हें यहीं बिठा दीजिए। चलिए मैं यहीं बिठा देता हूं दोनों, ताकि आप लोगों को एक अलग अनुभव मिल जाए कार्यक्रम देख करके कि लग्न के अधिपति और नवम के अधिपति एक साथ कहीं बैठ गए। और कहीं बिठाना चाहते हैं, चलिए मैं इन्हें यहां बिठा देता हूं, यहीं बैठ गए, थोड़ा आसान मुझे भी हो जाएगा लिखने में। अब बात क्या है कि ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ गए तो योग कारक हो गए, मतलब ये बहुत ही उत्तम बात हो गई धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, सामाजिकता के मामले में, गहराई के मामले में, विचारों के मामले में, दृष्टिकोण के मामले में, धन संपदा के मामले में। परंतु जब ये ग्रह किसी भी अब तीसरे ग्रह के साथ संबंध बनाएंगे, जो जन्म कुंडली का छठवें, तीसरे, एकादशवें, 12वें या 8वें भाव का स्वामी हो। यहां ये लग्नेश हैं, अष्टमेश भी हैं, लेकिन ये मित्र के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, इस वजह से दूषित नहीं होंगे। और अगर यहां पे बुध भी बैठ जाएंगे ना, या यहां पे इस भाव के स्वामी शनि बैठ जाएंगे ना, या यहां गुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं तो नवम भाव के भी तो स्वामी होते हैं, तो अच्छा भाव भी तो इन्हें मिल गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर दो ग्रहों की युति हुई है और अगर उसमें किसी भी तीसरे ग्रह की स्थिति बनती है जो अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तीसरे भाव का है, छठे भाव का है, 8वें भाव का है, 12वें भाव का है, एकादशवें भाव का है, तब वो जो फल होगा यहां गुरु और मंगल का, वो कट जाएगा, दूषित होगा, कमजोर होगा, निम्न स्तर का होगा, या बलवान उतना परिणाम नहीं करेगा जितनी आप जातक को बताने जा रहे हैं। फलादेश में इस बात का 100% ध्यान रखना होगा कि आप युति का फल जो बता रहे हैं। दूसरी बात, एक सिद्धांत और भी है जो इसको मैं यहाँ पे और भी अच्छे से तरीके से समझाना चाहता हूं। अगर मान लीजिए दो केंद्रों के स्वामी हैं, जैसे चंद्रमा और ये हो गए शनि,
तो ये भी यहीं बैठ गए। तो ये दो केंद्र के स्वामी हैं, दोनों एक साथ बैठ गए, तो ये अच्छी बात हो गई। अब हम उस पर दृष्टि नहीं जाएंगे डालने कि विष दोष लग रहा है कि नहीं। बात यहाँ डिग्री की नहीं हो रही है और विष दोष की नहीं हो रही है, बात जो है वो भावों की हो रही है, संबंधों की हो रही है कि अगर केंद्र का स्वामी एक दूसरे केंद्र के स्वामी दूसरे से अगर युति में है और अगर ये युति केंद्र में हो रही है तो ये बहुत उत्तम बात हो गई। परंतु अगर यहां वो छठवें भाव का स्वामी बैठ गया, अगर एकादशवें भाव के स्वामी भी होते हैं, 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, अगर वो भी यहां बन गए और बैठ गए तो अब ये युति का जो फल आपको 100% पहले मिल रहा था, अब यहां बुध के बैठ जाने मात्र से 80 से भी नीचे इसका डिग्रेडेशन 70, 60, 50, 40 घट जाएगा। मतलब फल के शुभत्व में कमी आ जाएगी। ये बहुत तार्किक विषय है, मुझे पता है मेरे कार्यक्रम चलते नहीं है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि लोगों को चुटकी में धनवान बनना है और मेरे पास वो चूड़ी है नहीं कि मैं कस दूं। पर मेरे जो नियमित दर्शक हैं वो मुझ पर विश्वास बना के बैठे हैं और मैं उनके ही भरोसे जी रहा हूं। तो कहने का अर्थ क्या है कि यह सिद्धांत जन्म कुंडली में लागू होता है। एक सिद्धांत और भी है जो आप लोगों को जानना चाहिए, मैं बता देता हूं। जैसे युति की बात अगर हो रही है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक साधारण सी बात है, एक गुरु बैठ गए और यहां बुध बैठ गए। ये दूसरा सिद्धांत है जो आपको समझना चाहिए। अगर गुरु यहां अकेले बैठे हैं, बहुत ध्यान से, अगर गुरु यहां अकेले बैठे हैं तो लग्न पे अपना 100% परिणाम दे सकते हैं या 80% दे सकते हैं या 50% दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनके साथ कोई दूसरा ग्रह बैठता है, इनकी युति का प्रतिफल दृष्टि फल में कमजोर होने लगता है। मतलब जैसे ही ग्रह युति में होता है तो दृष्टि का बल भी कमजोर हो जाता है। अकेले बैठा ग्रह 100% अपनी दृष्टि डालता है। युति के साथ बैठते ही, चाहे वो दोनों ग्रह परम मित्र ही क्यों ना हो, युति का प्रतिफल कमजोर हो जाता है। युति में ग्रह कमजोर परिणाम करने लगता है या फिर उसकी दृष्टि थोड़ी प्रभावित हो जाती है उस ग्रह से। मतलब हर एक, दोनों ही ग्रह एक दूसरे से प्रभावित होकर उस दूसरे भाव को दृष्टि डालते हैं। जैसे गुरु और शुक्र, मान लीजिए गुरु यहां बैठ गए और शुक्र भी यहीं बैठ गए, तो अगर गुरु यहां बैठे तो ये 100% अपना प्रभाव चौथे भाव को देंगे। लेकिन अगर ये शुक्र भी बैठ गए तो अब ये थोड़े से कमजोर होकर के परिणाम करेंगे। निश्चित रूप से इस भाव पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर अब डिवीजन के साथ ये प्रतिफल यहां मिलेगा। अब 100% गुरु नहीं संभालेंगे, अब उस गुरु में शुक्र का भी फल आ जाएगा। इस वजह से इस युति का फल कमजोर कहने लग जाता है। ये बात बहुत फलादेश में समझने वाली होती है। तो ये दोनों सिद्धांत हैं जो आप लोगों को निश्चित रूप से जानना चाहिए और समझना चाहिए। क्लियर है कि अगर ग्रह युति में है और अगर किसी भी नेष्ट भावों के अधिपति के साथ बैठ रहा है या फिर वहां वो ग्रह भी बैठ गया, तो फिर ये युति का फल सामान्यतया कमजोर हो जाता है। मतलब अब उसका जितना प्रतिफल मिलना चाहिए उस प्रभाव में, उतना वो क्लियर विजन के साथ ग्रह परिणाम नहीं देता। ठीक वैसे ही जब युति में बैठ जाते हैं तो उस युति की दृष्टि जहां पड़ती है 7वें भाव पे, उस युति का प्रतिफल कमजोर दृष्टि के साथ परिणाम करने लगता है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भगवान शिव की कृपा से अपने संकल्प मात्र से इतने सारे ऋषियों को उत्पन्न करने वाला बना, और इतना ही नहीं, उत्तम साधनों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को शिव जी की कृपा के कारण कृतार्थ समझा। अब यहां से देवताओं और राक्षसों के सृष्टि संरचना की बात चलेगी। देवता कब बने और दानव कैसे बने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।